अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 1 को डिस्कस किया था, हमने इसको कंप्लीट सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। एग्जाम्पल 2 के हमारे पास सॉल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करना है हमने कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यहाँ पे हम यूज करेंगे और आगे इसके सोल्यूशन में क्या करना है कि हमने फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन टू फाइंड द कांस्टेंट सोल्यूशन। हमने इसका क्या फाइंड करना है, कांस्टेंट सोल्यूशन। अगर हम इसका फाइंड कर सकते हैं तो, अगर नहीं फाइंड कर सकते तो फिर इसका सोल्यूशन हमारे पास किसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। नो कांस्टेंट सोल्यूशन एग्जिस्ट बिकॉज इक्वेशन क्या हमारे पास इसके अंदर रियल रूट नहीं आएंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है इसके अंदर नो कांस्टेंट सोल्यूशन एग्जिस्ट बिकॉज द इक्वेशन हैज नो रियल रूट। फॉर नॉन कांस्टेंट सोल्यूशन वी सेपरेट द वेरिएबल। हम क्या करेंगे, इसके वेरिएबल को सेपरेट करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमारे पास, इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका फिर हमारे पास कोई कांस्टेंट सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कांस्टेंट सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नॉन कांस्टेंट सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट सोल्यूशन किस तरह एग्जिस्ट करता, अगर हमारे पास इस टर्म की अगर आप एक दफा इंटीग्रेशन करें तो आपके पास यहाँ पे कोई कांस्टेंट सोल्यूशन नहीं आना। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, नॉन कांस्टेंट सोल्यूशन के क्या करेंगे, वही सेपरेट वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। वेरिएबल को सेपरेट करने का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम इसको कैसे वेरिएबल सेपरेट करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, dy/dt। यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, dy/dt इक्वल टू 1 + 1/y²। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस तरह करेंगे कि dt को एक तरफ कर लेंगे और y वाली टर्म को एक तरफ कर लेंगे। अगर आप देखें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, dy इक्वल टू 1 + 1/y² इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये dt है इधर डिवाइड हो रहा था, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाली जो टर्म है इसको डिवाइड कर देंगे, इधर आ जाएगी। तो वहां से अगर आप देखें तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला स्टेप अब आप देखें तो ऐसे ही है, इसको हमने इधर डिवाइड कर दिया तो 1 + 1/y² आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है, दोनों साइड के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है। उसके बाद हमने क्या किया है, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन, ये देखें हमने दोनों साइड पे उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखें। नेक्स्ट स्टेप आप देखें तो इसमें देखें कि आपके पास क्या लिखा हुआ है, इसने ये वाली टर्म ले ली है, ये वाली टर्म ले ली है, सिर्फ बाद में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसने लिया कि आपके पास 1/1 + 1/y², ये टर्म ले ली है यहाँ से। तो अब नीचे वाली टर्म का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये टर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी। आप मैं इधर लिखने लगा हूँ, y² + 1 आ जाएगा, क्योंकि ये एलसीएम जब लेंगे तो ये टर्म, ये वाली जो टर्म है हमारे पास, जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम नीचे आ जाएगी y²। तो इधर क्या आएगा हमारे पास, y² + 1 इस तरह कुछ बनेगा, ये y² हमारे पास ऊपर चला जाएगा। क्लियर? तो अब आप देखें कि इस टर्म को अगर आप देखें, ये जो मैंने इधर लिखी है आपके लिए ये वाली, तो इसके हम डिवाइड करेंगे अंदर क्या रखेंगे हम, y² और y क्या होगा हमारे पास, y² + 1। तो इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, y² + 1।
तो हम क्या करते हैं, इसके साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये वाली दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास -1। क्लियर। तो अब हम इसका सोल्यूशन किस तरह लिखते हैं, मैं यहाँ पे इसको रेज करके लिखने लगा हूँ कि इसका सोल्यूशन हम इस तरह लिखेंगे कि ये वाला 1 पहले लिखेंगे, ये वाला जो हमारे पास 1 है इसको हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 1, अब ये वाली टर्म -1/y² + 1 आ जाएगा। तो अब आप देखें कि आपके पास ये वाली टर्म जो इसने इधर लिखी थी, अब मैं इसको रेज करने लगा हूँ, आप देख लें कि ये वाली टर्म हमारे पास कैसे मैंने निकाली है। देख लिया आपने। अब आप देखें, इसको यहाँ से रेज कर रहा हूँ, तो देखें मैंने जो टर्म फाइंड की है वो कुछ इसी तरह की थी, तो आपको समझ आ गई होगी कि कैसे फाइंड की है। तो अब हमने ये जो टर्म थी इसकी जगह हमने ये निकाल ली है। अब हम इसकी जब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ से जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस ये किसकी इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स की। तो वो देखें इसने नीचे क्या लिख दी है, नीचे लिख दी है ये वाली, तो ये वाली इंटीग्रेशन हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y माइनस tan इनवर्स y और इस dt की इंटीग्रेशन t और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, इट इज नॉट इजी टू फाइंड द सॉल्यूशन इन एन एक्सप्लिसिट फॉर्म। एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या होता है, और एक नीचे क्या हमारे पास इम्प्लिसिट फॉर्म भी है। तो एक्सप्लिसिट फॉर्म और इम्प्लिसिट फॉर्म कि एक्सप्लिसिट क्या होता है कि वो सॉल्यूशन होता है हमारे पास, उस तरह की इक्वेशन होती है हमारे पास जो हमारे पास इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखी जाए, वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है हमारे पास, एक्सप्लिसिट। और यहाँ पे ये वाला सॉल्यूशन अगर देखें तो ये किस फॉर्म में है हमारे पास, एक्सप्लिसिट। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आपके पास t है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आपके पास t मौजूद है। क्लियर। तो सिंस देयर इज नो कांस्टेंट सॉल्यूशन, ऑल द सॉल्यूशन आर गिवन टू द एक्सप्लिसिट फॉर्म। इम्प्लिसिट फॉर्म में होंगे ये जो सॉल्यूशन इसमें है, जो हमारे पास इसमें कोई भी हमारे पास कांस्टेंट सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इम्प्लिसिट फॉर्म में लेकर जाएंगे। तो इम्प्लिसिट फॉर्म क्या होती है और एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या होती है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ अभी क्लियर कर देता हूँ। ये तो बात आपको समझ आ गई है ना कि इसका कांस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है, तो ऑल द सॉल्यूशन आर गिवन बाय द इम्प्लिसिट फॉर्म। इसके सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे हमारे पास, इम्प्लिसिट फॉर्म। तो इम्प्लिसिट फॉर्म क्या होती है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट, ये जो y हमने किस इन टर्म में किस में लिखा है, हमने y जो हमने लिखा है किस टर्म में लिखा है, हमने सिर्फ y को एक्सप्लिसिट फॉर्म में नहीं लिख सके की वजह, क्योंकि यहाँ से हमारे पास y क्या आ जाता है, y को इस तरह लिखना है तो ये क्या आ जाता था, tan इनवर्स y प्लस t। तो ये y इधर भी tan इनवर्स आ रहा है तो इधर भी आ रहा है, तो इसलिए हमने y को अकेला नहीं लिख सके। तो यही डेफिनेशन है कि हमारे पास इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फॉर्म की, कि अगर हम y को इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख लें तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, एक्सप्लिसिट फॉर्म। और अगर y को इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना लिख सके, उसमें भी y खुद आए, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, इम्प्लिसिट। तो मैं अब आपको इसकी डेफिनेशन कराता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 सॉल्व करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करेंगे एक्सप्लिसिट फॉर्म के एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं और इम्प्लिसिट फॉर्म के मतलब के इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। नेक्स्ट अब आप देखें कि हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन कैसे होते हैं। ए फंक्शन इन विच क्या है, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल
से क्या होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, हम क्या कहते हैं y होता है, कैन बी डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी कंप्लीटली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से x और x, मतलब कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y, उसको अगर हम इन टर्म ऑफ x जो कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है लिख सकें, तो हमारे पास जो फंक्शन क्या कहलाता है, फंक्शन हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। अब इसकी एग्जांपल देखें, मैं एक दफा दोबारा आपको बता देता हूँ। अगर हम y को इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख लें कंप्लीटली, कि y को सिर्फ हम y एक तरफ हो और बाकी हमारे पास क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, मतलब कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है हमारे पास, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। तो आगे एग्जांपल देखें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। देखें आप जहाँ पे y क्या हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे सामने x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा है ना, और साथ मैंने कहा है कि x और भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, तो क्या वो t भी हमारे पास अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो फिर क्या होगा, y इक्वल टू 7t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 9। इसी तरह हमारे पास इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इनवर्स फंक्शन tan इनवर्स है और एक्सपोनेंट के फंक्शन ये भी क्या होते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो इन जनरल हम कहते हैं कि y इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, f ऑफ x होना चाहिए। बात क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट हम इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर डिस्कस करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या आते हैं, ए फंक्शन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल से जो y है कैन नॉट बी कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से x और x। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास डिपेंडेंट फंक्शन y है उसको हम कंप्लीटली एक्सप्रेस ना कर सके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा हमारे पास, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। अब देखिए हमारे पास ये फंक्शन है, अब यहाँ से हम y को नहीं लिख सकते इन टर्म, y को हम इसमें से अकेला नहीं लिख सकते। इसी तरह हम cos एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई में से भी हम y को नहीं लिख सकते अकेला। इसी तरह हम इस फंक्शन में भी y को नहीं लिख सकते, तो इन जनरल ये फंक्शन क्या होगा हमारे पास, f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। देखने एग्जांपल 1 में ये थी, ये वाली एग्जांपल 1 थी, तो ये वाली एग्जांपल क्या थी आपके पास, ये 2 थी और ये आपके पास 3 थी। क्लियर, ये आपके पास 3 थी। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास, यहाँ से इसमें अगर आप देखें तो आप इसमें से y को अकेला नहीं कर सकते, y को हम यहाँ से अकेला नहीं कर सकते, तो इसलिए ये फंक्शन क्या होगा हमारे पास, इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। इसी तरह यहाँ से भी आप देख लें तो हम y को अकेला नहीं कर सकते, क्योंकि अगर y को हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास इधर क्या होता है, कुछ सारी टर्म क्या होती है x होती है, तो ये फंक्शन क्या होता है हमारे पास एक्सप्लिसिट। तो मगर यहाँ से हम इस y को इस तरह नहीं लिख सकते, तो ये फंक्शन क्या हमारे पास, इम्प्लिसिट। तो इसमें भी अब आप देख लें, इस टर्म में भी देख लें तो ऐसे ही है कि हम y को यहाँ से इस तरह नहीं लिख सकते कि y इक्वल टू हम क्या लिख लेते हैं, f ऑफ x की फॉर्म में कोई फंक्शन होता तो नहीं लिख सकते, ये फंक्शन क्या हमारे पास, इम्प्लिसिट। तो इसको हम इन जनरल क्या कहेंगे, इन जनरल हम इसको f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 कहेंगे। इसको हम इन जनरल क्या कहेंगे, f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ओके, अल्लाह हाफिज। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज।